Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you are fine. In this video we are going to discuss about general characteristic of D block element. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक साइज़। तो आइए डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ का हमने जो पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि भाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल और इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। उसका रीज़न भी हमने पढ़ा हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने से क्या होता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ती है, और वाइल टॉप टू बॉटम मूव करने से एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, उसकी वजह से साइज़ बढ़ती है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट is less than S block while greater than P block। यानी साइज जो होगी ट्रांजिशन एलिमेंट की वो S ब्लॉक एलिमेंट से लेस P ब्लॉक से ज़्यादा होगी, यानी इन दोनों के दरमियान में होगी। ख़ास तौर पर अगर 3D को फोकस करें तो जो डिक्रीज इन एटॉमिक साइज है मूविंग लेफ्ट टू राइट इज़ वेरी स्मॉल, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर बात की जाए स्कैंडियम टू क्रोमियम तो साइज डिक्रीज होगी, वाइल मैग्नीज टू निकल साइज ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट, और कॉपर टू जिंक एट द एंड ऑफ 3D सीरीज साइज इंक्रीजेस। अब पहले स्कैंडियम टू क्रोमियम डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है? जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यानी जैसे हम स्कैंडियम से मूव करेंगे क्रोमियम तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन मींस न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। अगर हम बात करें मैग्नीज टू निकल तो ये यहाँ से सीरीज़ जो साइज़ होगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। उसकी वजह है कि जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है वो तकरीबन कैंसिल आउट हो जाएगा उसका इफेक्ट ड्यू टू शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर से आगे डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस पेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी। वाइल अगर एट द एंड ऑफ 3D सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पे डी में तकरीबन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज से, जेड इफेक्टिव से, तो इसीलिए वहाँ पे साइज़ बढ़ रही है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज़ इस तरह 3D की साइज़ कम होनी चाहिए, 4D की ज़्यादा, और 5D की उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होगी। यानी 3D की साइज़ 4D से कम होगी, 4D और 5D की साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। उसकी वजह है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन यानी ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज़ ऑफ 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ ऑलमोस्ट सेम। असल होता क्या है 5D में, 5D 6 पीरियड के अंदर ये 5D के मेंबर मौजूद हैं। तो पहले 6s में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद एक D में होता है, उसके बाद 4f सब शेल फिल होता है, और देन D फिल होता है। अब जो ये 14 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4f में, 4f हैज़ लार्ज साइज, तो इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो पुअर है, तो f काजेज पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग काज करेंगे। एज अ रिजल्ट जो Z इफेक्टिव है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 5D वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो साइज़ डिक्रीज़ होगी, ये है इसका रीज़न। अब अनदर प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट की हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल? मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove
electron from the outermost shell of an atom in gaseous state, that is known as ionization potential। और ionization potential का अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें साइज़ के साथ, तो IP इन्वर्सली रिलेटेड है साइज़ के साथ, यानी जितनी साइज़ ज़्यादा होगी IP कम होगी। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में बात करें तो यहाँ पे साइज़ का कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो IP का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल S ब्लॉक एलिमेंट से इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी और P ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इंटरमीडिएट होगी बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, शोइंग दैट ट्रांजिशन एलिमेंट आर लेस रिएक्टिव या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन S ब्लॉक and more electropositive or more reactive than P block element. Due to this property, they may form ionic as well as covalent compound. ये ionic और covalent दोनों compound बनाएंगे। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड और इनके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, वाइल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड और देयर ऑक्साइड वुड बी एसिडिक। अब ये एक सवाल है जिसमें कहा गया अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करैक्टर डायरेक्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, या अगर हम कोवेलेंट करैक्टर की बात करें तो कोवेलेंट करैक्टर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है मैग्नीज का। ऑक्सीजन -2 होता है तो यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा +6, यहाँ पे मैग्नीज +2 और इस केस में मैग्नीज +3 और इधर होगा +4। तो इसका यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हायर है तो ये मोर एसिडिक होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जो यानी लेस एसिडिक है वो पहले लिखा जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा MnO देन Mn2O3 MnO2 एंड Mn2O7। ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें अरेंज फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग कोवेलेंट करैक्टर। जिससे हमने कहा कि कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखा जाएगा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेनेडियम का +2, इधर +4 और यहाँ पे +3, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा VCl2 देन VCl3 और VCl4। तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब एक सवाल है, ये आप खुद अटेम्प्ट करें, डू योरसेल्फ। अब इसमें आपने कोवेलेंट करैक्टर भी मालूम करना है एज वेल एज आपने इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बतानी है। CrO2O3 CrO2 एंड CrO3, ठीक है। ये ऑक्साइड है क्रोमियम के, इनमें आपने कोवेलेंट करैक्टर भी मालूम करना है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी मालूम करनी है।